नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात अयोध्या धाम की 22 तारीख के आयोजन से जुड़ी बड़ी खबर आज ये रही कि रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है, जिसके बाद पूजा पाठ का विशेष कार्यक्रम चलता रहा। इसकी तस्वीरें फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी और इसके लिए विधि विधान से पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं। रवीश रंजन शुक्ल राम जन्मभूमि में हैं, रणवीर राम की पेड़ी में हैं और हिमांशु शेखर लता चौक पर मौजूद हैं। तो आइए हमारे तीन सहयोगियों के पास हम एक एक करके चलेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब रामलला की मूर्ति लाई गई, यहाँ पर रखी गई और विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही थी। यही वो जगह है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह के पास हम सबसे पहले चलते हैं। आपको बता दें वो मौजूद हैं राम की पेड़ी पर। रणवीर, आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से हमारे दर्शकों को बताइए क्या हाल है इस समय, क्या हो रहा है? उत्सव हो रहा है अयोध्या में, मेले की तैयारी है। 22 तारीख का दिन है और 22 तारीख के दिन के लिए अयोध्या के लोग तैयार हैं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ राम की पैड़ी पर, आप सामने देखिए। ये वो घाट है जो जो श्रद्धालु आते हैं उनके स्नान के लिए बनाया गया। और यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है लोगों की, किस तरह से लोग यहाँ सिर्फ आस्था के लिए भी आते हैं और टूरिज़्म के लिए भी। देखिए कुछ लोग तस्वीरें खिंचा रहे हैं, कुछ घूम टहल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। परसों से रेस्ट्रिक्शंस होंगे और यहाँ उस दिन के पहले लोग अयोध्या को निहारना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं। और इस वजह से आप देखिए इस भीषण ठंडी में बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। उत्सव हो रहा है। मैं अगर आपको सच बताऊं, अयोध्या की सड़कों पर एक उत्सव सा माहौल है, क्योंकि लोग दूर दराज से आए हैं। कोई दक्षिण भारत से आया है, कोई उड़ीसा से, कोई बिहार से, अलग अलग जगहों से। आप कहाँ से आए? गुजरात सूरत से। गुजरात सूरत से। कब से आए हैं? हम 13 तारीख रात को आए। कब तक रहेंगे? हम 23 तारीख को जाएंगे शाम की गाड़ी। आपको निमंत्रण है नहीं, फिर यहाँ क्यों परेशान होने आए? अरे हम तो रामचंद्र भगवान से कहीं कितने सालों से जुड़े होंगे, जब भी हमने बुलाया है रामचंद्र। आप कहाँ से? सूरत, गुजरात से। तो ये बताइए, बिना निमंत्रण के रुकने की दिक्कत है यहाँ पे, इतनी ठंड है, आप लोग फिर भी यहाँ चले आए हैं, तो परेशानी नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं हो रही, नहीं, एकदम आराम से आए हम तो, बिल्कुल आराम से। जब प्रभु की भक्ति करनी है ना, तो उसमें कभी कोई विघ्न नहीं आता। तो 22 के बाद भी हो सकती थी ना? इंतजार नहीं हो रहा था? हमारा तो कब से चल रही है और आगे चलती ही रहेगी। तो देखिए यही ये जो मैं आपको बता रहा था कि कोई दक्षिण भारत से है, कोई उत्तर भारत से है, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। और यहाँ देखिए ये तस्वीरें ज़रा राजेश जी दिखाएंगे। देखिए कैसे जो है रामलला का झंडा लेकर के लोग यहाँ पे। और ये नज़ारा सिर्फ राम की पैड़ी या लता मंगेशकर चौक का नहीं है। हर वो सड़क, चाहे धर्मपथ हो, चाहे राजपथ हो, जहाँ भी आप जाइए, देखिए ये सारे लोग, जैसे ही हम यहाँ खड़े हुए, हमारे पास तमाम सारे लोग आए जो गुजरात से, ये खड़े हो गए हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें आपको अयोध्या के हर गली कूचे में मिलेंगी। और उत्साह उस 22 तारीख का है, जिस 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। और एक जानकारी भी इसी में दे दूं, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंच करके मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और हर उस जगह जाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। तो तैयारियां कैसी होंगी ये समझने के लिए मुख्यमंत्री का दौरा। और मुख्यमंत्री लगातार 2-2 दिन का गैप करके पहुंच रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ कल यहाँ पहुंचेंगे, तैयारियों का एक अंतिम जायजा जो है वो लेंगे और प्रधानमंत्री समेत जो तमाम सारे लोग हैं उन सब की तैयारियां मुख्यमंत्री देखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जानकारी के लिए कि वाकई में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी देखरेख में ये सब हो भी रहा है। हमारे साथ हमारे दो और सहयोगी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जुड़ गए हैं, रवीश रंजन शुक्ल भी और हिमांशु शेखर भी। रवीश, मैं पहले आपके पास आ जाती हूँ क्योंकि हिमांशु के साथ तो अतिथि भी दो मौजूद हैं, रुड़की से प्रोफेसर्स हैं उनके साथ। तो रवीश, आप बताइए, आज अहम ये रही खबर कि रामलला की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में पहुंच गई है, स्थापित हुई है वहां पर और पूजा अर्चना पूरे अनुष्ठान के साथ हुई। क्या क्या हुआ जरा बता दीजिए दर्शकों को। जी देखिए निधि, आज जो है वो बहुत अहम एक दिन है। और आज रामलला की जो मूर्ति है, जो 51 इंच की रामलला की मूर्ति है और 150 से 200 किलोग्राम की मूर्ति है। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से विवेक सृष्टि से ये मूर्ति जो है वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में राम मंदिर तक गई है। तो आज राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह में मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। और आज ये जो पूजा है वो तकरीबन 1:20 से ये पूजा अर्चना शुरू हुई है। और उसके बाद में अभी तक जो धार्मिक अनुष्ठान है वो चल रहे हैं। और इसमें 12 अधिवास रामलला के मूर्ति के करवाए जाएंगे।
तो उन 12 अधिवास में से आज तीसरा दिन था जिसमें अन्न अधिवास, जल अधिवास और अग्नि अधिवास, इस तरीके से अधिवास करवाए गए। निधि, जिस आसन पर, जिस मार्बल के आसन पर रामलला विराजे हैं और जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, उस आसन में जो संगमरमर लगाया गया है वो भी बहुत ही अनोखा संगमरमर है और दुनिया का सबसे शानदार, सबसे अच्छा संगमरमर है। ये आप देखिए, दोनों लोग जो है वो जोधपुर से हैं, मकराना से हैं और इन्होंने ही जो भगवान श्री रामलला का जो आसन है संगमरमर का, उसको इन दोनों लोगों ने बनाया है। देखिए, अभी भी संगमरमर का जो पाउडर है वो रोहित भाई के जैकेट पे लगा हुआ है। दिन रात ये लोग काम कर रहे हैं। किस तरीके की सर अभी तक आपको फीलिंग रही है यहाँ पर काम करके? साल भर से आप लोग काम कर रहे हैं। सर बहुत अच्छी फीलिंग रही है। हम लोगों ने मार्बल का काम किया है, फ्लोरिंग का काम किया है, मकराना वाइट मार्बल का। हम लोग राना मार्बल मकराना से हैं। और जो आप राम मंदिर में जो फ्लोरिंग आप देखेंगे वो हमने तैयार की है और जिसमें इनले का काम भी हुआ है कई जगह पे, गुड़ मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, और कई जगह इनले का भी काम हुआ है, वो भी हमने किया है। और जो आप कह रहे हैं कि जैसे गर्भगृह के अंदर जो रामलला का आसन है वो भी हमने मकराना वाइट मार्बल से ही तैयार किया है। अनुभूति तो बहुत अच्छी हो रही है सर, क्योंकि जो लोग, कई लोग, पूरा देश जिसको देखने के लिए तरसता है, जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, जिनकी आंखें तरसती है, उस प्रोजेक्ट का, उस मंदिर का बहुत अहम हिस्सा है। और गर्भगृह में आप लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं। सर, ये जो आसन आपने बनाया है, इस पर जो है वो 51 इंच की मूर्ति रहेगी, तो क्या दूर से, कितनी दूर से दिख सकती है मूर्ति? नहीं, ये आप जब आप प्रवेश करेंगे मंदिर के अंदर, तो गुड़ मंडप में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो गुड़ मंडप से सामने गर्भगृह दिखता है, वहाँ से आप बिल्कुल अच्छी तरह ये मूर्ति को देख सकते हैं। और कितना ऊंचाई कितनी होगी आसन की? आसन की ऊंचाई करीब 4 फुट है। अच्छा। हाँ, और उसके ऊपर 51 फुट की मूर्ति आएगी। और आप बता रहे थे संगमरमर की खासियत ये है कि ठंड में वो गर्मी जब ज्यादा रहेगी तो वो ठंडा रखेगा श्रद्धालुओं को। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इस मार्बल के अंदर एक्चुअली सारा कैल्शियम है, 99% कैल्शियम है, कैल्शियम कंटेंट्स है। उसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल अलग रहता है दूसरे मार्बल से कंपैरेटिवली। अच्छा। और जैसा कि अभी भी अगर आप मंदिर की फ्लोरिंग पे जाएंगे और मौसम में ठंडक है तो आपके पाँव एकदम चिल्ड हो जाएंगे। अच्छा। और गर्मी में आपके पाँव जलेंगे नहीं, ठंडक ही रहेगी। अच्छा जी, तो ये है, ये अवध है और अवध की भक्ति है। तमाम निधि, उस कॉरिडोर पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर अभी काम चल रहा था। यहाँ से बामुश्किल 100 मीटर की दूरी पर रामलला का जो मंदिर है वो है, और इसी कॉरिडोर से चल के सारे श्रद्धालु जो है वो रामलला का दर्शन करेंगे। जिस दिन 22 तारीख को वीवीआईपी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो इसी कॉरिडोर से रामलला के मंदिर तक जाएंगे। तो ये बहुत ही अद्भुत यहाँ का माहौल है, बहुत ही आध्यात्मिक माहौल है। तमाम सारे, देखिए आज कड़ाके की बहुत ठंड है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो श्रद्धालु हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार जो है वो जा रहे हैं। तो ये आज जो पूजा अर्चना चली है, आज मूर्ति का स्थापन हो चुका है और 21 तारीख तक ये धार्मिक अनुष्ठान चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर भी बता रहे थे किस तरह से पूरी तरह से उत्सव का माहौल है। अब हम हिमांशु शेखर के पास चलते हैं, अपने सहयोगी। हिमांशु, आपके साथ प्रोफेसर्स हैं, रुड़की से आए हुए हैं, क्या कहना है उनका? देखिए, 2 वरिष्ठ प्रोफेसर हैं आईटी रुड़की के, डॉक्टर विनय शर्मा और डॉक्टर रजत अग्रवाल, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं, और इन्होंने मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे बहुत रिसर्च किया है। और मैंने इनसे इससे पहले भी बात की है निधि, 30,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एनडीटीवी से कहा है, अयोध्या में, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। एक मार्केटिंग प्रोफेसर के हैसियत से एक ब्रांड अयोध्या डेवलप करने की कोशिश हो रही है, एक नया अयोध्या, एक विकसित अयोध्या जो ग्लोबल टूरिस्ट हब है। मार्केटिंग प्रोफेसर के पर्सपेक्टिव से आप इस निवेश को कैसे देखते हैं? ब्रांड का तात्पर्य सिंबल होना भी है, और उसके इर्द गिर्द एक आर्किटेक्चर होता है। अभी तक आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे मॉडल्स विश्व में देखे हैं, एजुकेशन लेड मॉडल, एजुकेशन, साइंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सो ऑन, एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी। लेकिन आज आध्यात्म लेड, सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन इकोनॉमिक एंड एजुकेशन मॉडल डेवलप होने जा रहा है इस प्रयास की वजह से। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मीनिंगफुल एफर्ट है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से वो चीज़ बंधी रहेगी, और स्पिरिचुअलिटी ही आज के संदर्भ में सस्टेनेबिलिटी है अपने आप में। तो
ब्रांड अयोध्या के लिए जरूरी होगा। जब आप 30,000 करोड़ का निवेश एक छोटे से शहर में, जिले में करते हैं, जैसे फैजाबाद, अयोध्या में, मल्टीप्लायर इफेक्ट किस तरह का होगा इसका? क्या एक्सपेक्टेशन होगी सरकार की? उन्होंने इतना पैसा का निवेश किया। सरकार की जो अपेक्षाएं हैं कि अयोध्या को एक डेवलपमेंट, आधुनिक डेवलपमेंट के रोल मॉडल की तरीके से पूरे विश्व पटल पर स्थापित करना, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उसके लिए इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट है, उसके लिए पूरा जो इकोसिस्टम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर वो इकोसिस्टम नहीं होगा तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो अधूरा रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 30,000 रुपये करोड़ जिसकी बात हो रही है, उसके माध्यम से वो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है इस पूरे शहर में, जो इकोसिस्टम अयोध्या को विश्व पटल पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि राम केंद्रित टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा, उसके लिए स्थापित करेगा। यहाँ नाना प्रकार की सुविधाएं भी आएंगी, क्योंकि जब ग्लोबल टूरिज्म आएगा तो उनके लिए उस प्रकार की सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इस शहर का होने जा रहा है। तो ये एक समन्वित विकास जो मुझे दिखता है कि जो आज की आवश्यकता है, जहाँ एक तरफ हम अध्यात्म की चरम सीमा को छू रहे हैं, उसी तरीके से हम भौतिकता की भी चरम सीमा को छुएंगे। उसके बीच में एक अयोध्या नगरी एक ब्रिज का काम करेगी, और ऐसा संदेश इस डेवलपमेंट से यहाँ पूरी दुनिया को जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है जी। और इसके लिए जो बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के हों या बॉलीवुड, हॉलीवुड, और बड़े लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन के ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, प्रमोद जी। अभी परसों ही उन्होंने जस्ट जो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करवाया। लोढ़ा ग्रुप की ज़मीन उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट खरीदा है, और लगभग 10 करोड़ रुपए में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, और होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ा यहाँ पे हब बन के उभर रहा है। तो होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस अयोध्या के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरत की चीज़ जी। और देखिए निधि, आज मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जब इंटरव्यू करने गया तो उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 5 लाख श्रद्धालु एक दिन में अयोध्या आ सकते हैं, जब 23 जनवरी को नया राम मंदिर जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, और हमने देखा है हाईवे का विस्तार हो रहा है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और विस्तार उसका भी किया जाना है। तो बहुत काफ़ी कुछ बदलने वाला है। मुझे लगता है अयोध्या एक नए इतिहास के पड़ाव पर है। निधि, बिल्कुल, जिस तरह से आपके प्रोफेसर कह रहे थे, आध्यात्मिक से भौतिकवाद की तरफ भी बढ़ेगा, और ब्रांडिंग की जो बात है वो अपने आप में बहुत अहम है। अयोध्या की किस तरह से सरकार कर रही है। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन कुछ और अहम जानकारियां जो 22 तारीख के आयोजन से जुड़ी हुई हैं वो आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। को पावर्ड बाय लॉन्ग वे है तो पॉसिबल है। लॉन्ग वे, बिल्ट ऑन ट्रस्ट। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड। इंडो गल्फ के उत्पाद का साथ, यही है सफल किसान का राज। हमारा मां खुशहाल किसान। प्रायोजक हैं श्री बालाजी महाराज घाटा मेहंदीपुर ट्रस्ट, दौसा, राजस्थान, और ASG Eye Hospitals, 155 Eye Hospitals, 83 cities. अयोध्या अब सोलर सिटी के तौर पर भी जानी जाएगी। राम मंदिर से लेकर सड़क तक सौर ऊर्जा की बिजली से जगमगाएगा। यही नहीं, अयोध्या का प्रदूषण कम करने के लिए महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक ऑटोज दिए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। अयोध्या का धर्मपथ, राम पथ पर चलती इलेक्ट्रिक बसें और 40 एकड़ में फैला ये सोलर पार्क। अवध के बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी और धन्य अवध जे राम बखानी। तो प्रभु श्री राम की नगरी होने के साथ में अयोध्या कैसे अब ग्रीन सिटी बन रही है, इसकी गवाही सड़क पर लगे खंभे से लेकर चलती गाड़ियां तक दे रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि अयोध्या कैसे ग्रीन सिटी के तौर पर बदल रही है। रामनगरी अयोध्या धीरे धीरे ग्रीन सिटी बन रही है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आ रही महिला श्रद्धालुओं के लिए 15 इलेक्ट्रिक ऑटो चलाए जा रहे हैं। फिलहाल इस तरह के ऑटो दिल्ली से आई बबीता,
सरिता और सीमा जैसी महिलाएं चला रही हैं। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि इलेक्ट्रिक ऑटो को अयोध्या की महिलाएं ही चलाएं, जिससे अयोध्या में प्रदूषण में कमी होने के साथ ही महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो। बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत जगह घूमी हूँ, मगर बहुत जगह घूमने के बाद मुझे अयोध्या में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे अभी हम रोड पे चलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, जेंट्स भी मिलते हैं, वो भी पूछते हैं। अभी कल एक जेंट्स मिले थे, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बात की है, और 2-3 लेडीज़ों ने और नंबर भी लिया है मेरा, अपना आईडी भी दे गई हैं कि हम भी मतलब सीखेंगे। महिलाएं तो आएंगी, आगे बढ़ेंगी यहाँ की, बढ़ाएंगे। हाँ जी। कैसा लग रहा है राम अच्छा की नगरी अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ जी। ई ऑटो ही नहीं, इस तरह की 25 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई गई हैं। 10 रुपए का टिकट लेकर इनमें अयोध्या में कहीं पर भी आया जाया जा सकता है। अच्छा, अयोध्या बदली हुई दिख रही है। पहली बार आई है कि आई चुकी हैं? नहीं, चौथा बार आ रही है। चौथा बार? तो कैसे बदली, क्या देख रही हैं बदलते हुए? बहुत कुछ देख रहे हैं, साफ सफाई देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस में कभी पहले अयोध्या में बैठी थी? नहीं बैठे, पहली बार बैठी। पहले बैठे हैं जी। एमपी से आप आई हैं? अच्छा, तो कैसा दिखा आपको? बहुत नजारा ही बदल दिया मोदी जी ने। नजारा बदल दिया। राम मंदिर समेत पूरी अयोध्या ग्रीन ऊर्जा से जगमगाएगी। माझा रामपुर इलाके में 40 मेगावाट बिजली इसी सौर ऊर्जा पार्क से मिलेगी। पूरे राम जन्मभूमि परिसर के लिए 10 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जिसकी सप्लाई यहीं से होगी। हम इस समय अयोध्या में सरयू नदी का जो किनारा है, घाट है, वीड़ा चौक, आप लता मंगेशकर चौक कह सकते हैं, वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे ये तिहुरा माझा जगह है, सरयू नदी के किनारे। यहाँ पे लगभग 150 एकड़ में एक सोलर सिटी प्लांट लगाया गया है। पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ ये 40 मेगावाट का प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट से पूरे अयोध्या धाम और अयोध्या सिटी को लाइट की सप्लाई की जाएगी। अयोध्या में ग्रीन एरिया भी बढ़ाया जा रहा है। 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 178 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रामपथ और धर्मपथ पर रामायण थीम पर कदम, आम और अशोक जैसे 50,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे अयोध्या की हरियाली बढ़ाई जाए। अयोध्या से सचिन गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या का नया अध्याय शुरू हो रहा है। भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस भव्य आयोजन पर एनडीटीवी के महाकवरेज का हिस्सा बन रहे हैं टीवी सीरियल्स के सियाराम, अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया। एनडीटीवी नेटवर्क पर राम की एक लघु कथा आपको सुनाएंगे, यानी सियाराम की कहानी टीवी के सियाराम की जुबानी। तो आपको सुनवाते हैं आज की लघु कथा। रावण को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि नर और बानर के सिवा उसे कोई नहीं मार सकता। रावण के डर से देवता भी कांपते थे। रावण का जब पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी बहुत बेचैन हो गई और देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर उन्होंने गुहार लगाई, प्रभु कृपा करें, प्रभु कृपा करें। और भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर हो रहे अत्याचार को समाप्त करने के लिए रघुकुल में मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा और रावण का वध करूंगा। और इस प्रकार भगवान राम ने इस धरती पर अवतार लिया। जय श्री राम। अब बात हमारे देश में शिक्षा की। देश में शिक्षा के स्तर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई का जो स्तर है वो चिंताजनक है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 यानी शिक्षा की सालाना रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसे बियॉन्ड बेसिक्स के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 26 राज्यों के 28 जिलों में सरकारी और निजी
संस्थानों में रजिस्टर्ड 34,745 छात्रों का सर्वेक्षण करके ग्रामीण भारत में 14 से 18 साल के छात्रों की मूलभूत पढ़ने और अंकगणित क्षमताओं का आकलन किया गया है। तो कुछ मुख्य बिंदुएं आपको बता देते हैं। मुख्य पॉइंट्स ये हैं कि 14 से 18 साल के 25% छात्र कक्षा 2 का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते। कम से कम 43% अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते। 14 से 18 साल के 87% किशोर स्कूल या कॉलेज में रजिस्टर्ड हैं। उम्र के साथ नामांकन प्रकाशित कम हो जाता है। छात्रों में गणित की मूलभूत स्किल्स में भी कमी पाई गई है। करीब 52% मैथमेटिक्स या जो बीज गणित के सवाल हल नहीं कर सकते और आधे से ज़्यादा लोग भाग देने की समस्याओं से जूझते हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास कम स्मार्टफोन है और महिलाओं को फ़ोन कंप्यूटर का उपयोग भी कम ही आता है। तो हमारे साथ खास मेहमान हैं, शिक्षाविद हैं रोहित धनकर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर धनकर जुड़ने के लिए। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये रिपोर्ट सामने आई है? चिंताजनक तो है ही, लेकिन ज़मीन से आपको क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? देखिए, एक तो ये जो रिपोर्ट है ये वैसे तो ये शिक्षा के स्टेटस की बात करती है, लेकिन ये शिक्षा के बहुत छोटे दायरे को देखती है। इसलिए हम इसको यदि नेशनल अलर्ट कहें शिक्षा पर तो वो ज़्यादा उपयुक्त होगा। और एम्फेसिस जो है इसका वो स्कूल एजुकेशन में है, लेकिन 14 साल के बच्चों तक है। ये सचमुच चिंता की बात है कि इतने दिन के बावजूद और इतनी कोशिशों के बावजूद हमारे बच्चों को ठीक से पढ़ने लिखने में कठिनाई है, ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है और हम इसमें बहुत विकास भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इस चीज को हाईलाइट करती है और इसलिए देश के लिए इस संदर्भ में उपयोगी है। लेकिन कुछ और बातें भी हैं इस रिपोर्ट की। मैं अभी इसको पूरा एनालाइज नहीं कर पाया हूँ, इसके कुछ हिस्से और समरी को ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ा है। लेकिन हमेशा से इस रिपोर्ट के एक पहलू को लेके मेरे मन में शंकाएं रही। वो ये है कि जो पढ़ने का इसमें जो विचार है वो बहुत नैरो है। पढ़ना जब तक समझ की बात नहीं करते हैं वो पढ़ना नहीं होता है। और इस रिपोर्ट की सारी जो एम्फेसिस है वो डिकोडिंग पर है। दूसरी बात यह है कि डिकोडिंग में भी जो सीक्वेंस ये लेते हैं वो थोड़ी सी, यदि शिक्षक उसी सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश करने लगे बेहतर रिजल्ट देने के लिए तो उसमें समस्या है। बिल्कुल सर, यही आपने कहा कि चिंताजनक तो स्थिति है और कुछ सवाल भी आप उठा रहे हैं, लेकिन अपने आप में अहम ये हो जाता है कि अगर, क्योंकि एक तरह से किशोर हो जाते हैं 14 से 18 साल के बच्चे, अगर कक्षा 2 के जो पाठ्यक्रम है उनको धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते तो क्या स्थिति हो जाती है? क्या जो हमारे जैसे हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाना चाह रहे थे जो तैयार हो रही है अभी अनुराग की, मध्य प्रदेश से, ये थी कि किस तरह से अगर 5-6 क्लासेस हैं, 2 शिक्षक ही हैं जो तमाम सारी क्लासेस लेते हैं, तो शिक्षक भी कम हैं। गुणवत्ता शिक्षक की भी है कि किस तरह के शिक्षक आ रहे हैं, क्या उनके लिए सुविधाएं होनी चाहिए, क्या पर्याप्त क्लासेस हैं, ये भी अपने आप में मूलभूत जो ढांचा है क्या उस ओर हमें और ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, हमारे मूलभूत ढांचा बहुत कमजोर है। अभी 2 प्रकार की स्थितियां आप यदि ग्राउंड लेवल पर जाएं तो आपको मिलेंगी। कुछ स्कूल ऐसे मिलेंगे जहां पे जितने चाहिए उतने शिक्षक नहीं है, उतने कमरे भी नहीं। कुछ स्कूल ऐसे मिलेंगे जहां पे हो सकता है 5-6 शिक्षक हों और कुल मिला के 50 बच्चे हों। तो एक बहुत असमानता है स्कूलों को लेके, किस इलाके में है, सड़क से कितनी दूर है, शहर के कितने नजदीक है, इस चीज को लेके एक बहुत बड़ी असमानता है। दूसरी बात यह है कि जितनी कक्षाएं हैं उनमें यदि उपयुक्त संख्या में बच्चे हैं तो उतने शिक्षक होने चाहिए। लेकिन एक और हल इस चीज का यह है कि आप एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने की विधि ढूंढें जो कि देश में उपलब्ध है। हमारे यहाँ कम से कम 200 स्कूल अभी ऐसे चल रहे हैं जो अनग्रेडेड टीचिंग करते हैं।
इसका अर्थ ये हुआ कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा कौन सी कक्षा के स्तर पर है, लेकिन एक कक्षा में बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है जो अलग अलग कक्षाओं से बेहतर भी हो सकती है। समस्या यह है कि हमारे यहाँ इसकी भी ट्रेनिंग नहीं है। तो दोनों में से एक चीज तो हमको करनी पड़ेगी। या तो हमको अनग्रेडेड टीचिंग के लिए बहुत अच्छा प्रशिक्षण देना पड़ेगा जो काफी समय लगाता है और उसमें शिक्षक की बहुत गहरी समझ चाहिए, या फिर हमको हर कक्षा के लिए एक शिक्षक देना पड़ेगा। और ये समस्या अभी इस रिपोर्ट के अनुसार भी कुछ हद तक कम हुई है। ये पहले थी, ये समस्या उतनी नहीं है अभी, इस रिपोर्ट के अनुसार भी कुछ कम हुई है। ग्रामीण इलाकों में जो मेरा अपना देखना है, शिक्षकों से मिलना है, उसमें एक अजीब सी कशमकश है। मैं हाल ही में कई स्कूलों के अध्यापकों से मिला। वो उनको थोड़ा सा इस बात का डर लग रहा है कि जो रेशनलाइजेशन हो रहा है इसमें उनका स्कूल बंद हो सकता है, और इसलिए वो गांव में लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे स्कूल में आए। लेकिन हमेशा गांव वाले एक सवाल ये उठाते हैं कि स्कूल में रेगुलर पढ़ाई होगी और शिक्षक लगातार कक्षा में काम करेंगे, इसकी क्या गारंटी। तो एक किस्म का डायलॉग शुरू हुआ है और हो सकता है कि इस डायलॉग का कुछ फल अगले 1-2 साल में निकले। इस वक्त बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बहुत अहम बिंदुएं आपने बोली हैं। और वाकई में जो ये क्षेत्र है हमारे शिक्षा का, और ख़ास तौर से जो पहली से 10वीं तक की शिक्षा का जो स्तर है उस, और ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों में ध्यान देने की ज़रूरत है। चिंताजनक स्थिति सामने आई है, अगर सुधार भी मूलभूत हुआ है लेकिन पूरी तरह से इस पर गौर करने का, एक तरह से आपने बोला है अलर्ट है, ये अलर्ट है हम सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक देश की बात में एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर के कोचिंग सेंटर में परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो कोचिंग क्लास में बेंच पर बैठे बैठे नीचे गिर गया। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया है। हिमालयन क्षेत्र में बारिश बर्फबारी में लगातार गिरावट का ट्रेंड है। मौसम विज्ञान विभाग ने आंकड़ों के मूल्यांकन में पाया है कि 1-2 साल नहीं बल्कि 35 सालों से हिमालयन क्षेत्र में ये ट्रेंड देखा जा रहा है। आखिर क्या है इसके मायने, देखिए रिपोर्ट। पहाड़ को बर्फबारी का इंतजार। इस मौसम में जहां हिमालयन क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछी होती थी, वहां इस महीने में न बारिश हुई और न ही बर्फबारी। दरअसल ऐसा मिजाज पिछले 35-40 सालों से देखा जा रहा है। एनालिसिस की बात करते हैं, जैसे हम 1990 से बात करें तो जो है इसमें रेनफॉल में या प्रिसिपिटेशन हम बात करें, रेनफॉल स्नोफॉल में, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीजिंग ट्रेंड आया, सिग्निफिकेंट डिक्रीजिंग ट्रेंड आया। जैसे हम दिसंबर से लेके जनरली जो सीजन होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इवन एक्सटेंड टू मार्च आल्सो, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज ट्रेंड आया। दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में 79% कम बारिश और बर्फबारी दर्ज हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में 85% कम और उत्तराखंड में 75% कम बारिश बर्फबारी दर्ज की गई। जनवरी में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम राजस्थान में तो आंकड़ा 0 रहा। उत्तराखंड में इस महीने महज 0.1 मिलीमीटर बारिश बर्फबारी दर्ज की गई है, जरूरत से 99% कम। उसका एक मेजर रीजन क्या था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। इस बारी दिसंबर में भी अभी तक भी कोई ऐसा एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया, और उसके कारण यह है कि हाई रीचेस में थोड़ा ठीक स्नोफॉल हुआ हो। जितने भी आए हैं बहुत फीवल थे, हो सकता है कहीं पे नॉन रिपोर्टेबल रेनफॉल स्नोफॉल आया हो जिसके कारण ये 0 आ रहा है, थोड़ा इम्पैक्ट किया। लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जिसने हिमालयस पे स्नोफॉल दिया हो और इसके नीचे प्लेन्स पे रेनफॉल एक्टिविटी हुई हो, स्पेसिफिकली WD के कारण। मौसम के इस मिजाज ने चिंता बढ़ा दी है। अल नीनो का फिलहाल असर है, लिहाजा दिसंबर में शीतलहर का प्रकोप नहीं रहा।
इसी अल-नीनो की वजह से जनवरी में भी यदाकदा ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में शीतलहर देखी गई। अल-नीनो शीतलहर कम करता है लेकिन तापमान बढ़ाता है। तो आशंका इस बात की कि मार्च के महीने से शुरू होने वाली गर्मी की तपिश ज्यादा रहे। मौसम की इस मार का नतीजा सिर्फ तात्कालिक नहीं बल्कि चिंता इसके असर के लंबे समय तक रहने की है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के साथ देश की बात में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।